शिक्षा वो दिया है जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता बल्कि अंधेरे में चलने का हौसला भी देता है। खास बातचीत आप सुन रहे हैं खास बातचीत रेडियो मंदसौर 90.8 FM पर। नमस्कार जी, रेडियो मंदसौर 90.8 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अंकित और आज की एक खास बातचीत में हम उन सपनों की बात करने वाले हैं जो किताबों के पन्नों से निकलकर जिंदगी की सच्चाई बनाना चाहते हैं। ये बातचीत है उन छात्रों और उन माता पिताओं के लिए जो शिक्षा को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि भविष्य की मजबूत नींव मानते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजीव आर ठाकुर जी, जो की वाइस चांसलर है मंदसौर यूनिवर्सिटी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा और उनका स्वागत करना चाहूँगा, और खासकर जो मंदसौर यूनिवर्सिटी के हमारे छात्र और हमारे परिवार जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका भी अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर, मैं आपकी जर्नी के बारे में, आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और आपकी जो ये जर्नी है कैसे शुरू हुई है, इस बारे में हमें बताइए। अंकित जी, ऐसा है कि मैं मूलतः बिहार प्रदेश का रहने वाला हूँ। बिहार में भी अगर हम स्पेसिफिक कहें तो उत्तरी बिहार में मिथिलांचल का रहने वाला हूँ जी। हालांकि मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई 12वीं तक वो अब के झारखंड के रांची शहर में हुई है जी। 12वीं के बाद मैं फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 1986 में आया जी, और फिर मैंने वहाँ से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से जी। यह कॉलेज आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के अग्रणी कॉलेज में है। और उसके बाद स्नातकोत्तर भी अर्थशास्त्र में किया। IIT दिल्ली से MBA की पढ़ाई की मैंने कुछ अंतराल के बाद जी, और फिर डॉक्टरेट में अपने अर्थशास्त्र में मैं पटना यूनिवर्सिटी से किया। ये मेरी शिक्षा दीक्षा की अनुभव थी जी। शुरुआती दिनों में मैं सिविल सर्विसेज का भी एस्पिरेंट रहा, लेकिन जिन भी कारणों से, अच्छे या बुरे कारणों से, अंततः सफल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उससे बिना घबराए हुए मैंने एक अपनी नई जर्नी शुरुआत की, और मैं फिर देश के एक अग्रणी समाचार पत्र ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में मैंने अपनी करियर की शुरुआत की। लगभग वहाँ 1 दशक काम करने के बाद 2022 में मैं शिक्षा के क्षेत्र में पुनः वापस आया जी। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बता रहे हैं, और भी ऐसी कुछ बातें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, प्लीज बताइए। वापस मैं आता हूँ 2002 पे, जबकि मैंने अपनी एकेडमिक जर्नी की शुरुआत, कुछ चीजें मैंने अपने जीवन में जो चीजें निर्धारित की थी और निश्चित की थी, और जो मुझे लगता है कि आज के इस वार्ता से मैं अपने युवकों को और इवन जो अभी अपने करियर में शुरुआती दौर में है उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि शिक्षण संस्थाओं का ये किसी भी कार्य क्षेत्र को और कार्य स्थल को के चुनाव में आपका ध्यान होना चाहिए कि वो कितना अवसर देता है आपको सीखने के लिए। आपका जो वहाँ का नेतृत्व है या आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो बॉसेस हैं, जो आपको मेंटर हैं, अगर क्या वो मेंटरिंग का रोल अदा कर सकते हैं, क्या आप उनसे सीख सकते हैं, उनकी क्या स्टेचर है इन टर्म्स ऑफ उनकी नॉलेज, उनकी कॉम्पिटेंस, उनके गुण उनके क्या हैं जो कि आप उनसे ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी बात मैंने ये की कि जब मैं एक बार अपने राज्य, अपने घर से बाहर निकल चुका तो मेरे लिए कोई भौगोलिक मेरी कोई सीमा नहीं थी, और दिल्ली में भी रह करके मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगा तो मेरी सीमाओं में कहीं कुछ, मेरे अपॉर्चुनिटीज में कुछ कमी आएगी। और इन तमाम चीजों का मैं ध्यान पहले भी और आज तक भी रख रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे सीखने का अवसर या मुझे योगदान देने का अवसर कहाँ पे मिल सकता है सबसे ज्यादा, कहाँ कौन किन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके मूल्य क्या हैं, उनके इंटेंट क्या हैं, उनके इंटेंट और उनकी जर्नी और मेरे जर्नी में कहीं अलाइनमेंट है कि नहीं है। और तीसरी बात कि उस जैसे मैंने कहा कि मुझे कभी भी भौगोलिक या सामाजिक सीमाओं में से मैं कभी नहीं बंधा, बल्कि मैंने हर जगह जहाँ पे भी रहा, जो कि मैं अभी बताऊंगा, वहाँ से मुझे लाभ मिला। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे अपने नॉलेज में वो काफी उसने कंट्रीब्यूट ही किया। और फिर जो मैंने ये कहा कि आपके साथ जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, जो लोग हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो
2002 में जब मुझे ये अनुभव हुआ तो मेरे सामने चॉइसेस थे। दिल्ली एंड एनसीआर में मेरे पास कुछ संस्थाएं थी, लेकिन मुझे मेरे गुरु उस समय डॉक्टर CS वेंकट रत्नम थे, अब वो जीवित नहीं है। उन्हें ILO मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वो लेबर रिलेशंस के काफी दिग्गज विद्वान थे। वो दिल्ली के अग्रणी बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर रहे और शिक्षक भी थे। मूलतः वो विशाखापत्तनम वाइजैक से बिलोंग करते थे और फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे अपने साथ, क्योंकि वो वहाँ का एक संस्थान जो कि अब वो गीतम यूनिवर्सिटी है, पहले उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी वो जी, तो वहाँ के फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूशन में वो वहाँ पे निदेशक बन रहे थे और तब वो मुझे वहाँ पे चलने के लिए कहा और मेरी उनके प्रति श्रद्धा थी, उनके से सीखने का मेरे लिए काफ़ी मौका था जी। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी शुरुआत की। ये 2002 की घटना है जी। और यकीन मानिए कि जिस समय मुझे ये विशाखापत्तनम, जिसको संक्षेप में वाइजैक के नाम से भी वो प्रचलित है जी, उसको सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं और मुझे लगता है कि 2 साल के बाद अपने नाम को उसने मेरे जीवन के लिए यथार्थ साबित किया। जी, वो एक मेरे लिए मेरी एक डेस्टिनी की डेस्टिनेशन थी, उसने मेरी डेस्टिनी को निर्धारित किया। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन की। फिर उसके बाद 2002 से 2000 मुझे लगता है लगभग 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया होगा और फिर मैं वहाँ से वापस आया। फिर मैं IMT गाजियाबाद, जो कि पुनः एक देश, आज भी देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है, तो वहाँ पे मैंने एज ए फैकल्टी ज्वाइन की। वो भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज था उस संस्था का और वहाँ के भी जो निदेशक थे वो भी अपने आप में एक स्तंभ है। और फिर उसके बाद मुझे IIM जम्मू में काम करने का मौका मिला, वो बहुत थोड़ा समय के लिए था और उसके बाद फिर मैंने निश्चित किया मैं वापस आया। फिर मैं बिरला ग्रुप के एक इंस्टीट्यूट बिमटेक से जुड़ा रहा और वहाँ पे उनके इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ACSB में काफ़ी कंट्रीब्यूशन की और तब उसी समय ठीक कोरोना से पहले, मुझे लगता है 6-7-8 महीने पहले, मुझे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे में प्रो वाइस चांसलर के रोल में मुझे नियुक्ति मिली और ये 2 तरीके से मुझे आकर्षित किया। एक तो मेरे लिए विश्वविद्यालय का सिस्टम पहली बार था, उसका एक्सपोजर, और दूसरा पुणे जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, वो एक मुझे उस जगह को भी समझने और जानने की बड़ी इच्छा थी जी। और शायद मैं इस उद्देश्य से गया था कि मैं लंबे समय तक रहूं, लेकिन 1.5 साल का इंतराल रहा। उसके बाद कोरोना की ऐसी ये रही, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, बट जो ओवरऑल माहौल बना उसमें हमने यही निश्चित किया और हमारे परिवार ने निश्चित किया कि हमें वापस अपने जो दिल्ली अब तक मेरे लिए बेस बन चुका था, मैं वहाँ पे, चूंकि चिर परिचित थे, पुराने लोग थे, तो वहाँ पे हम लोग था कॉन्फिडेंट थे। बट वो 1.5 साल का अंतराल भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया और फिर वहाँ से फिर वापस आने के बाद पुनः एक ऐसा देखिए कि संयोग रहा कि फिर मुझे जयपुरिया ग्रुप से ही एक आमंत्रण आया, मैं वहाँ पे फिर गया। लेकिन ये उनके दूसरे भाई हैं, उनकी संस्था में उसके ग्रुप से जुड़ने का मौका मिला और 3 साल वहाँ काम करने के बाद, वहाँ के योगदान देने के बाद आज मैं मंदसौर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ। लगभग 2 महीने से कुछ दिन अधिक हुए हैं जी। और यहाँ भी आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, मैंने 2-2.5 महीने यहाँ पर आकर के इस विश्वविद्यालय को समझा, इस शहर को समझा, इसके जो संस्थापक हैं जी। उनको मैं विजनरी कहना चाहूँगा, एक सोशल रिफॉर्मर करना चाहूँगा। एक वो मात्र एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि मुझे लगता है सामाजिक जो उनका नेतृत्व और कंट्रीब्यूशन है वो उससे बड़ा है और उनको समझा मैंने और मुझे लगा कि नहीं, एक जीवन के इस मुकाम पे लगभग 30 साल के शिक्षा क्षेत्र के अनुभव के बाद और करीब 11 साल के कॉर्पोरेट क्षेत्र के अनुभव के बाद, जबकि हर पहलू देख चुके और कुछ हमने एक्रेडिटेशन एजेंसी से भी भारत सरकार ने मुझे जिम्मेदारियां दी, तो उससे भी बहुत बड़ा देश के विभिन्न भागों के संस्थाओं को समझने का मौका मिला है। तो मुझे लगा कि इस मुकाम पे शायद मैं इस विश्वविद्यालय को कुछ दे पाऊंगा और इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को कुछ हम एक कंस्ट्रक्टिव, एक आगे की एक दिशा
देने में शायद सक्षम हूँ। मंदसौर यूनिवर्सिटी को लेकर आपकी सोच और आपका लक्ष्य क्या है? अंकित जी, ऐसा है कि जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मुझे एक, आपने सुना होगा, एक मलाला जिनको कि नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, वो अफगानिस्तान में थी, उनको टेररिस्ट के आक्रमण को भी समझना पड़ा, मतलब झेलना पड़ा जी। और उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि भाई इस टेररिज्म को का जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हथियार के बदले अगर सभी को शिक्षा दी जाए तो वो सबसे बड़ी हथियार बन सकती है जी। तो शिक्षा जो है अपने आप में इतना बड़ा महत्व रखता है। किसी भी चैलेंज, किसी भी बाधा कह लीजिए या कोई भी अपॉर्चुनिटी कह लीजिए या फिर किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, चैलेंज हो, अपॉर्चुनिटीज हो, बाधा हो, अगर उससे हमें जूझ करके बाहर निकलना है, एक समाज को बाहर निकलना है, व्यक्ति को बाहर निकलना है, तो उस समाज व्यक्ति को प्रबुद्ध होना, शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति एनईपी को लेकर मंदसौर यूनिवर्सिटी का क्या विजन है, इससे छात्रों को क्या सीधा फायदा मिलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है आपका और ये बहुत ही ज्वलंत विषय है आज के शिक्षा जगत में, भारत के जगत में। नई शिक्षा नीति 2020 एक अपने आप में एक रिफॉर्मिस्ट इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, क्रांतिकारी अगर कहूँ तो उद्देश्य इसका काफी क्रांतिकारिक है, बहुत ही व्यापक है और अगर इसके संबंध में बहुत भ्रांतियां भी हैं कि क्या ये सफल होगा, नहीं सफल होगा, इतना व्यापक है कि ये क्या पूरे भारत क्या इसके लिए तैयार है इसको अडॉप्ट करने में और उसको रोल आउट करने में। तो ये बहुत ही सने शने और लगातार पिछले 5 वर्षों में जब से ये नीति लागू हुई तब से ये विभिन्न स्तरों पे इस पे कार्यवाही हो रही है और हर राज्य अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत सरकार खुद भी इस पे काफी तत्पर है और वो चाहती है कि ये बहुत ही सुचारू रूप से इसका क्रियान्वयन हो। अब रही बात कि इसका लाभ और इसकी मूलभूत क्या बातें हैं, विषय हैं जो कि हमारे छात्रों को और हमारे संस्थाओं को ये फायदे पहुंचाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम छात्रों की बात करें तो ये चीज कहा जाता है कि छात्रों को का ज्ञान, इसमें जो सबसे पहली बात जो मैंने अपने थोड़ी देर पहले की चर्चा में बताया कि आज की शिक्षा और कभी की भी शिक्षा जो है वो सिर्फ शिक्षा ज्ञान देने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका एक अल्टीमेट कोई आउटकम होना चाहिए। उसका जो भी विद्यार्थी है या कोई भी शिक्षक है या जो भी पढ़ाने वाला है और पढ़ने वाला है, दोनों के लिए वो विन विन सिचुएशन होना चाहिए, लाभ का सिचुएशन होना चाहिए। तो वो एक पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद या आप अगर एक माइक्रो लेवल पे आके समझें तो एक अगर कोई सब्जेक्ट की कोई पढ़ाई कर रहा है किसी एक सेमेस्टर में तो उस छात्र को पता होना चाहिए कि इससे मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। और अगर मैं कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा हूँ तो इस प्रोग्राम से मुझे अल्टीमेटली मेरे जीवन में या मेरे करियर में क्या लाभ मिलेगा, ये चीज उसे पता होना चाहिए। और जो पढ़ाने वाला है, जो संस्थानें हैं, उन्हें भी ये क्लियर होना चाहिए कि इस कोर्स को पढ़ा करके मैं एक छात्र को कैसे तैयार कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसमें कि शिक्षा देने वाले को और शिक्षा लेने वाले को एक स्पष्टता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या मिलेगा, और पढ़ाने वाले को भी ये क्लियर है कि मुझे ऐसे पढ़ाना है कि ये आज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस करियर को वो मिले। सर, मैं आगे की बातचीत के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। दूसरी बात जो आज की तारीख में है, जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री भी और इस सरकार में और ओवरऑल पूरे विश्व में इस चीज की चर्चा है कि हम एम्प्लॉय ना बने, हम एम्प्लॉयर बने। मतलब कि हम एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप की ओर जाए और आसपास रिसोर्सेज है मेरे पास, जो अपनी क्षमताएं हैं उसको देख करके और उसको समझ करके क्या उद्योग, क्या एंटरप्राइज, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, टेक्निकल सेक्टर में हो, सर्विसेज सेक्टर में हो, हम उन चीजों को समझें क्योंकि सबको सरकारी नौकरी आज नहीं मिल सकती। और ये खास करके मंदसौर और इस तरह के जितने भी शहर हैं हमारे पूरे देश में, वहाँ के छात्रों को और अभिभावकों को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो सिर्फ नौकरी के प्रति देख रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगा, वो भी खास करके सरकारी नौकरी, तो इसकी आज के संदर्भ में आज की जो अपॉर्चुनिटीज है, जो कि आज का जो हमारा वातावरण है, उस वातावरण में उसकी संभावनाएं कम है। बल्कि अगर उनको हम प्राइवेट सेक्टर के रोजगार में देखें तो वो गवर्नमेंट से ज्यादा वहाँ पे संभावनाएं हैं। और अगर हम और भी उससे बड़ी संभावनाएं देखें, नीतिगत संभावनाएं, और जो
जो हमारे संसाधन है उसकी संभावनाएं, तो लोगों के एंटरप्रेन्योर बनने में भी वो काफी सुविधाएं। तीसरी बात जो है इसमें एक मुख्य बात है कि छात्र पे हम किसी भी डिसिप्लिन को, किसी भी सब्जेक्ट को हम थोपने की बात जो होती थी कि आप एक बच्चे को हम ये कहते थे कि ये पढ़ना है तो यही तुम्हें पढ़ना है, सिर्फ साइंस पढ़ना है तो साइंस ही पढ़ो। हमारा कोई अगर इंटरेस्ट एक आर्ट्स के सब्जेक्ट में है, इवन मुझे अगर कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मुझे मान लीजिए कि एक इंडियन एंशिएंट नॉलेज में, मुझे वेद में इंटरेस्ट है, मुझे कबीर में इंटरेस्ट है, तो मैं साइंस के साथ उस पेपर को नहीं समझ सकता, पढ़ सकता। आज मुझे पास एक साइंस वाला विद्यार्थी बीटेक करते हुए कुछ आर्ट्स के, सोशल साइंसेस के भी पेपर पढ़ सकता और उस नजरिए से वो अपने बीटेक के क्षेत्र को और अपने करियर को समझ सकता है। और जो मुख्य बात है कि हम अपने शिक्षकों पे खास तौर पे ध्यान देना चाहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़े, उनके कॉम्पिटेंस बढ़े, उनकी जो फैकल्टी डेवलपमेंट है, उनका ट्रेनिंग है, उनका जो अपना एक जर्नी है, लाइफ जर्नी एज ए टीचर, वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और उसकी भी इस नीति में खासी उसकी आवश्यकता पे जोर दिया गया है। रिसर्च पे काफी ध्यान दिया गया है कि फैकल्टी रिसर्च करे, हमारी संस्थाएं जो हैं उन रिसर्च पे फोकस करे, हमारे छात्रों में वो रिसर्च का और एनालिटिकल जो गुण है उस पे हम उन पे वो गुण ट्रांसफर करें उस चीजों को। और तीसरी बात है कि आज की तारीख में जो सामाजिक विषय हैं या फिर जो एनवायरमेंटल विषय हैं, इन सब चीजों को हम करिकुलम में इंटीग्रेट करें। समाज के हर वर्ग को इंक्लूसिव बनाना, एक ये बहुत बड़ा ये है कि हम दूर दराज तक के इलाके में शिक्षा का प्रचार प्रसार और उनको वो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना, और जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है, दूरसंचार का बड़ा रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपका ये 90.8 FM मंदसौर जो चैनल है आपका, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके से आप इस पूरे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार प्रसार या जागरूकता का प्रसार प्रसार कर रहे हैं। तो इसी रूप से जो तकनीकी जो आजकल के जो टूल्स हैं उसकी उपयोग करके हुए जो दूर दराज के इलाके हैं जहां स्कूल नहीं खुल सकते, जहां पे कि अच्छे शिक्षक वहां पे नहीं जा सकते, पहुंच सकते, और वहां के बच्चे जो पहले वंचित रह जाते थे अच्छी शिक्षा से, कंटेम्परेरी शिक्षा से, उसको वो चीज वहां पे देने की जरूरत कर रहे हैं। एक और अच्छी बात हुई है इस नई शिक्षा नीति में कि अगर आप देखें कि पूरे देश में जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप कुछ एजुकेशन हब्स को, सेंटर को देखें, पुणे हुआ, बॉम्बे हुआ, दिल्ली हुआ, या जो महानगरी हैं, या अच्छे जो ऐसे आपके इसमें इंदौर देख लें, भोपाल देख लें, तो ये शिक्षा के हब के रूप में है। तो यहाँ के कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स जो हैं, और फिर अगर थोड़ा सा सुदूर आप चले जाएं वहाँ के कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स, तो इनमें काफी एक डिफरेंस होता है। तो ये नई शिक्षा नीति, इस पे भी इसका एक ध्यान है कि हम पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में एक स्टैंडर्ड्स, एक मानक जो है एक हम बराबर रखें, और उस मानक में ये कोशिश है कि हर यूनिवर्सिटी, हर संस्थान उस मानक को अडॉप्ट करे और अपने स्टैंडर्ड्स को एक्सेलेंस की जर्नी में लेके जाए। और इसके लिए उन्होंने एक्रेडिटेशन की भी व्यवस्था की है। इसके लिए जो एक NIRF रैंकिंग है उसमें भी उसको कंपलसरी की गई है। तो ये NIRF रैंकिंग और ये चीज ये करता है कि ये हर संस्थान की गुणवत्ता पे ध्यान देने की एक इंस्टीट्यूशंस को बाध्य कर रहा है, और इंस्टीट्यूशंस उस दिशा में अपना काम कर रही हैं। तो मूल रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इसको समराइज किया जाए तो नई शिक्षा नीति जो है ये देश और समाज की जरूरतों को देख करके, आज के युवाओं को देख करके, उनकी जरूरतों को देख करके कि उन्हें कैसी शिक्षा पद्धति की जरूरत है, कैसी शिक्षा की जरूरत है, और वैसी शिक्षा जो कि आज उनको आज के उद्योग, आज के समाज में उपलब्ध अपॉर्चुनिटी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो आर्ट्स एंड कल्चर हो, चाहे वो स्पेस हो, डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, आर्मी हो, लीगल लॉ हो, कोई इतनी सारी क्षेत्र हैं कहाँ पे उसकी, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, जिन भी क्षेत्रों में आज के युवकों के लिए संभावनाएं हैं, उसके लिए युवकों को तैयार करना और शिक्षण संस्थाओं को और उनके कोर्सेज को उन जरूरतों से, इन जितने भी क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया और ऐसे और सैकड़ों क्षेत्र होंगे, उससे उनकी जरूरतों को अलाइन करके अपनी
शिक्षा, अपनी करिकुलम को अलाइन कराना, ये शिक्षा नीति का फोकस है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिसर्च और इनोवेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी यानी मंदसौर यूनिवर्सिटी कौन कौन से कदम उठा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपकी बात इस पे ध्यान आप पे इस पे लाना चाहूँगा, प्रैक्टिकल लर्निंग की बात जी। जब हम ये कह रहे थे कि हमें एक अपनी शिक्षा को प्रासंगिक बनाना है, उन्हें स्किल देना है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम उनको, जो हमारी आज का पठन पाठन है, वो सिर्फ क्लास में सिर्फ लेक्चर के थ्रू ना हो, बल्कि वो जितना कम हो और उनको हम उसकी एक बेसिक ज्ञान दे करके उसके एप्लीकेशन को हम उस पे फोकस करें। और वो एप्लीकेशन कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि उनको हम कितने तरह के प्रोजेक्ट, कितने तरह की फील्ड विजिट, कितने इंडस्ट्री विजिट, कितने रियल लाइफ जो सिचुएशन है, जो व्यवहारिकता है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसमें हम कितने तरह के अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो हमारे हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट आप समझिए कि 50-50% या कई सब्जेक्ट में तो मोर देन 70% जो हमारा वेटेज रहता है, फोकस रहता है, वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे रहता है जी। और प्रैक्टिकल लर्निंग वर्कशॉप के मोड से आ सकता है। एक जो इंडस्ट्री के लोग आकर के हमें ट्रेनिंग, फर्स्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, उस पे हो सकता है। उनको इंडस्ट्री भेज करके हो सकता है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो आते हैं उनसे संवाद करके हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, जिस पे हमारा फोकस है, वो यहाँ के पास आउट एल्यूमिनाई का, जिनका भावनात्मक संबंध और रुझान भी इस विश्वविद्यालय से अब तक जुड़ा रहता है। ये बहुत ही स्वाभाविक है हर जगह, और उनको हम अपने छात्रों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी बातें, उनकी जर्नी, उनका जो एक इतिहास और यहाँ का अनुभव और आज का अनुभव वो जब शेयर करते हैं तो वो एक व्यवहारिक नॉलेज हमारे बच्चों को काफ़ी मदद करता है। दूसरी बात रही कि रिसर्च और इनोवेशन, तो हमारे यहाँ IIC है, इनोवेशन सेल है, जहाँ पे कि खास तौर पे फोकस है कि हम हमारे छात्र और विशेषकर हमारे जो टीचर हैं वो नए नए इनोवेशंस करके और पेटेंटिंग पे ध्यान दें, क्योंकि पेटेंटिंग की रिकॉग्निशन है उनके अपनी कैरियर के लिए भी, और उसको काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी भी एक्नॉलेज करती है। और इनोवेशन सेल के काफ़ी अपने अपने एक्टिविटीज़ है, और इससे जुड़ा विषय है रिसर्च। तो रिसर्च में हम सभी फैकल्टी के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये कंपलसरी एक तरह से कर दिया है कि एक ऐसा कल्चर बनाया है कि हर फैकल्टी से ये एक्सपेक्टेशन है कि पढ़ाने लिखाने के अलावा वो रिसर्च पे भी ध्यान दें, और अपने सब्जेक्ट में तो करें ही करें, कुछ वो मल्टीडिसिप्लिनरी दूसरे विभागों के भी जो विषय हैं उनके साथ मिलकर के वो रिसर्च करें। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्यवहार की बात करें तो मैनेजमेंट का साइकोलॉजी के साथ कैसे हो सकता है, या मैनेजमेंट का जो है वो अपना टेक्नोलॉजी के साथ, कंप्यूटर के साथ कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। लॉ का कंप्यूटर के साथ, आज किस क्षेत्र में कंप्यूटर जो है IT इंडस्ट्री है, उसमें लॉ के साथ क्या उसके लीगल क्या प्रोविजंस हैं, इस पे काफ़ी बातें हो रही हैं। AI और इन सब चीज़ों में आज की तारीख में बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, तो इन क्षेत्रों में ये नए नए आयाम हैं, नए नए क्षेत्र हैं जहाँ पे कि रिसर्च की संभावनाएं हैं ऑन ग्राउंड। दूसरे एक रिसर्च का क्षेत्र है कि हम मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में, वो चाहे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे NSS के बच्चे हैं, ये जितने लोग हैं, ये हमारे समाज को समझना, उनकी समस्याओं को समझना, हमारे यहाँ के कृषि को समझना, और कृषि को कैसे हम साइंटिफिक बनाएं, मॉडर्न बनाएं समाज में, और हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम रिसर्च के लिए एक विशेष फोकस देते हैं। और उसके लिए हमें कोई सीड ग्रांट देना पड़े, उन्हें हमें किसी प्रोजेक्ट का हम कोशिश करते हैं कि हमें मध्य प्रदेश सरकार से उसकी फंडिंग मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाओं से फंडिंग मिले, उनको हम डिफरेंट कॉलेजेस में कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए, उनके वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए मौका देते हैं, पेपर प्रेजेंट करने के लिए देते हैं। तो ओवरऑल, और लास्ट में हमारा ये भी कोशिश है कि जो भी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हमारे छात्र करते हैं या जो भी हैं, तो वो भी शिक्षक के साथ मिल करके एक सशक्त जोड़ी हो सकती है जो कि नए रिसर्च को वो प्रमोट करे। सर, अब मेरा सवाल ये होगा कि ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों के लिए मंदसौर विश्वविद्यालय किस तरह अवसर तैयार कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे?
तो आज जहाँ तक आपका प्रश्न है, जैसे मैंने शुरुआत में कही कि मंदसौर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की मूलभूत अवधारणा इसके नाम में ही छिपा हुआ है जी। और वो ये है कि मुझे और मंदसौर यूनिवर्सिटी मंदसौर और आसपास के प्रांतों के, गांव के, समाज के लोगों के उत्थान और उनके विकास, उनके सशक्तिकरण में ये अपना योगदान देगा, यह इसका प्राथमिक उद्देश्य है। भले ही आने वाले समय में जो इसका दूरगामी लॉन्ग टर्म विजन है वो ये है कि वो सिर्फ इस राज्य का नहीं बल्कि ये देश का अग्रणी विद्यालयों में से एक हो। वापस आते हैं इस क्षेत्र के लिए क्या करना, तो अगर मैं अपने चांसलर साहब की कई एक दो चीज़ें सुनता हूँ कि जब शुरुआत की इन्होंने इस विश्वविद्यालय का, इसके पहले MIT इंजीनियरिंग था जी, तो उनको गांव-गांव, घर-घर जा कर के लोगों को और अभिभावकों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा में दाखिला दें, इंजीनियरिंग कराएं, इसके ब्रेक करें। बाद में चैलेंज आई कि वो गर्ल चाइल्ड है, जो फीमेल चाइल्ड है, उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाए और उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद धीरे धीरे, जिस दिन एक पहला जो स्टूडेंट था जो कि इंजीनियर बना, तो वहां से रास्ते खुले और फिर धीरे धीरे ये अवसर, तो मंदसौर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे स्थापित होना ही एक बड़ा अवसर खोलना था इस क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ के युवाओं के समाज के विकास के लिए जी। आज के संदर्भ में उसको आगे बढ़ाते हुए, इसकी समृद्धि को देखते हुए और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाओं को देख करके और उनके सोच, उनकी जो एक सीमित एक्सपोजर है उसको देखते हुए ये चीज कोशिश करता है जो फिर वही बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है। मंदसौर यूनिवर्सिटी सालों पहले से इस क्षेत्र में अग्रणी है क्योंकि वो मौका देना कि आज यहाँ से 50 से 70, 75, 80 किलोमीटर के दूरी तक के बच्चे यहाँ पे आ पाएं, गाँव से बच्चे आ पाएं, उनके लिए उचित सुरक्षा का माहौल देना, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, बसों का आना, बसों पे शिक्षकों का साथ में आना और उनकी प्रॉपर केयर करना और यहाँ से फिर उनको सुरक्षित वापस घर भेजना और वो भी इस तरह से कि उनको एक आनंद आए, वो स्ट्रेस फ्री और एनवायरनमेंट में वो ये करें और फिर जब वहाँ पे ये आए तो ये शिक्षा उनको लाभकारी लगे जी। क्योंकि अभिभावकों का सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम, और खास करके जो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं या फिर जहाँ पे व्यापार प्रधान है, वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि ये व्यापार और कृषि का आगे धरोहर कौन होगा जी। तो वो युवा होता है, वो धरोहर माना जाता है। लेकिन उनको ये समझना और समझाना कि ये जब शिक्षा है तो उसकी सोच बदलेगी, समय बदलेगा, सोच बदलेगी तो वही कृषि एक दूसरे तरीके से, नए तरीके से कृषि किया जाएगा, उसका लाभ उनको मिलेगा। उस कृषि के उपज का विपणन और उसके मार्केट को खोजना, उसको दूरी तक पहुंचाना, उसके लॉजिस्टिक्स को अरेंज करना, उसकी प्रिजर्वेशन को करना, कल्टीवेशन के अपने तरीके में टेक्नोलॉजी को यूज़ करना या व्यापार के अपने अपने तरीके हैं, एक ये क्षेत्र। और दूसरा, इनको तैयार करके जो देश के अन्य भागों में से इंदौर, उदयपुर और आगे बढ़ें तो पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, NCR जहाँ पे कि हमारे बच्चे हैं जी। और खुदकिस्मती से आप समझिए कि हमारा परिश्रम इतना लाभ दे रहा है कि आज हमारे बच्चे विदेशों में भी हैं जी, US में भी हैं, UK में भी हैं, यूरोप में भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं। तो इन संभावनाओं के लिए उनको तैयार करना और उनमें वो कॉन्फिडेंस देना, ये मंदसौर यूनिवर्सिटी का एक प्रधान लक्ष्य है। सर, जाते जाते आप क्या संदेश, क्या मैसेज हमारे श्रोताओं को, हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, प्लीज बताइए। मैं सबसे पहले मंदसौर वासियों को, मंदसौर में रहते हुए सारे युवाओं को और खास करके मंदसौर विश्वविद्यालय के में पढ़ रहे छात्रों को, जो पास कर चुके यहाँ से, उनको, उनके अभिभावकों को और जो छात्र एक मंदसौर यूनिवर्सिटी के लिए ड्रीम रख रहे हैं, उन सभी को नए वर्ष 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आप नए वर्ष में अपनी हर खुशियों को, हर अपने जो आपके ड्रीम हैं,
उनको आप हासिल करें। और साथ में ये जरूर आप ध्यान रखें, वो चाहे अभिभावकगण हो या छात्रगण हो, कि आप एक दो अपने लिए एक गोल इस 2026 के लिए निश्चित करें। और सिर्फ 2026 के लिए नहीं, बल्कि एक बार थोड़ा ठहर करके अपने आने वाले भविष्य के लिए अपने गोल को निश्चित करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप उसको करते हुए अपने को क्या देना चाहते हैं, परिवार को क्या देना चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं, वो काम आपको कैसे खुशी देगी और आप उससे कैसे अपने को संतुष्ट महसूस करेंगे। एक बार जब ये निश्चित हो जाए तो बड़े लगन के साथ उस दिशा में अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जुनून उसमें झोंक दें और उस ओर अपना पूरी मेहनत से उस ओर अपना ध्यान रखें पूरे वर्ष और आने वाले वर्षों में। और अभिभावकों से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने युवाओं के पोटेंशियल को समझें, उन पे विश्वास रखें, उनकी दुविधाओं से को दूर करने के लिए बेशक कोशिश करें, लेकिन उनकी दुविधाओं को बढ़ाएं ना। उनसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा न रखें, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और वो आपके लिए क्या करना चाहेंगे। और बीच में अगर कहीं वो उनका मार्ग इधर उधर भटके तो आप उसमें अपना सहयोग करें। लेकिन एक अभिभावक के रूप में जो आप बल, जो मार्गदर्शन, जो कॉन्फिडेंस, जो सपोर्ट दे सकते हैं, उनके निश्चित गोल में वो जरूर कंट्रीब्यूट करें। और मुझे लगता है कि आप और आपका छात्र, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, आप सभी सुखी रहेंगे, सभी खुश होंगे और यही आपकी खुशी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।